गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और आज की क्लास में मैं एक नेक्स्ट डेमो लेकर के तैयार हूँ। अभी मैंने कल एक डेमो क्लास दिया था नेशनलिज्म इन यूरोप का, और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें से हम बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको ओरल। पहले मैं आपको उन सब चीजों से परिचित कराना चाहता हूँ, इसके बाद मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि डिटेल स्टडी में आपको पॉइंट वाइज, नोट्स वाइज, या आपको बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया जो स्टार्टिंग होगी इसकी, आज हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी नेशनलिज्म इंडिया की 1915 से, यानी इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत कैसे नेशनलिज्म बना। तो 1915 से लेकर के हम चलेंगे 1950 तक, और 1950 तक के बीच में ये आपका चैप्टर आता है जो सेकेंड चैप्टर है, इतिहास यानी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। अगर सीबीएसई मार्किंग की बात करूं तो ये 8 मार्क्स का आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। 1915 एक वह डेट है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और जैसे उन्होंने भारत पर आए देखा भारत की कंडीशन उस समय बड़ी दयनीय थी, तो उन्होंने 1915 में ही अपनी कारभार स्टार्ट कर देते हैं। और 1917, 1918, 1917 में चंपारण जाते हैं, चंपारण बिहार। ठीक है, चंपारण बिहार जाते हैं और वहां पर बिहार में जाकर के पीजेंट्स को मुआवजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और ये पहला उनकी सत्याग्रह की जीत मानी जाती है। सत्याग्रह उन्होंने पहली जीत है उनकी, कि उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से जो चंपारण के मोतीहारी पर बहुत सारे जो किसान थे वो लैंड ऑनर से परेशान थे। लैंड ऑनर से परेशान होने के बावजूद उन्होंने उनको इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए मजबूर थे, और बहुत सारा इसमें केसेस होता है। गांधी जी वहां जाते हैं, इनको बुलाने वाला जो शख्स था और राजकुमार शुक्ला साहब थे, और इन्होंने उनको बुलाया और वो गए, और वहां जा करके किसानों के खिलाफ उन्होंने पहला मोर्चा किया और उनकी जीत भी हुई। 25% पर उनका बात तय हो जाती है। 1918 में 2 डेट आपको मिलेंगी, एक खेड़ा गुजरात और एक अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद और खेड़ा ये 2 ऐसी डेट्स मिलेंगी आपको, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक जगह मजदूरों के लिए गए थे और दूसरी तरफ किसानों की तरफ गए थे, किसानों को मुआवजा के लिए। और दूसरी तरफ जो वर्कर्स थे उनको टाइम आवर्स फिक्स नहीं था, वेजेस फिक्स नहीं था, इसके खिलाफ उन्होंने वहां पर आवाज उठाई और बात की, और जाकर के उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ही पूरी लड़ाई लड़ी और वहां पर भी इनकी सफलता मिली। ये सब चल रहा था कि अंग्रेजों को इनकी बात समझ में आ गई। अंग्रेज समझ गए कि ये थोड़ा सा गांधी जी अगर इस तरह से करते रहे तो हमारी बात नहीं चलने वाली है। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र भारत पर खेल दिया। वो षड्यंत्र था 1919 का। 1919 में 3 चीजें आपको मिलेंगी, और 3 चीजों को मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा कि तीनों चीजों में से पहला 6 अप्रैल 1919, दूसरा 10 अप्रैल 1919, और तीसरा है 13 अप्रैल 1919। अब ये डेट यहां से 1919 6 अप्रैल की, ये यहां से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनते हैं। ये है क्या ये, तो ये इसे हम रॉलेट एक्ट कहेंगे। रॉलेट एक्ट था जिसका नाम हम दूसरी तरह से नाम देंगे, तो इसको हम ब्लाइंड लॉ कहेंगे, अंधा कानून, जिसमें से अंग्रेजों के पास इतनी इनॉर्मस पावर पुलिस वालों को दे दी गई थी कि कोई भी अगर 2 या 3 4 लोग बैठ करके कोई बातचीत कर रहे हो, उनको लगा कोई इंट्रिक कर रहे हैं जासूसी के माध्यम से, तो उन्हें पुलिस को इतनी इनॉर्मस पावर दी गई थी कि वो किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में डाल देते थे। इसलिए इसको ब्लाइंड लॉ कहा गया। यानी नो वकील,
और नो दलील। इसके बाद मार्शल लॉ हुआ 1919 में, और उसके 3 दिन बाद ये सबसे बड़ी घटना भारत पर हुई जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसे जलियांवाला बाग हत्या या मास्करे के नाम से जाना जाता है, जिसकी सुपुर्दी करने वाले जनरल डायर साहब थे, और जनरल डायर ने इनको ऊपर गोली चलवाया और जलियांवाला बाग का जो आने जाने का दरवाजा था, गेट था, उसको बंद करवा दिया और ओपन फायर की शिकायत, ओपन फायर का ऑर्डर दिया, पुलिस वाले ने चलाया और इनोसेंट पीपल वहां मारे गए। अब वहां कुछ लोग बैसाखी मेले के लिए गए थे, कुछ लोग वहां पर मेला अटेंड करने गए थे, कुछ लोगों को पता ही नहीं था, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। हालांकि मैटर कोई भी रहा हो, वहां पर उनको गोली चला दी गई और 1000 लोग वहां मारे गए। बहुत ही घिनौना ये अपराध हुआ भारतीय के साथ। जब इस तरह से ये घटना हुई 1919 की, तो पूरा भारतीय इनसे नाराज हो गया। अब जब नाराज होगा तो कर क्या लोगे आप, नहीं तो क्या कर लोगे आप, तो उसमें बात कही गई कि अब हम तुम्हारे खिलाफ हैं। 1920 में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट, और 1919 में ही बाईकाट मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट, बाईकाट मूवमेंट, और इसी का हम नाम दिया एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत कहां से लिया गया, तो खिलाफत वर्ल्ड वार फर्स्ट से खलीफा ओटोमन एम्पायर को एक रूमर्स फैला दी गई कि उनकी ट्रीटी हो गई, और वहां से खलीफा, और उस खलीफा शब्द से खिलाफत बना, और उस तरह से उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से उनके खिलाफ है। अब खिलाफ में क्या हो गया, स्कूल जाना बंद कर दिया, कोर्ट कचहरी, कपड़े, उनके सारे गुड्स लेना देना सब बंद हो गया। तो इन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब तुम्हारे हम साथ नहीं होंगे। तो ये खिलाफत हो गया और बाईकाट हो गया, और एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने रखा। हालांकि मैं अगर डेट स्टार्ट करता तो 1901 से मैं स्टार्ट कर देता, लेकिन 1901 से पहले आपकी डेट में सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यह बड़ा एक विस्तृत नॉलेज हो जाएगा, और अच्छी बात है, नॉलेज मिलना चाहिए। अब जब 1920 में तीनों घटनाएं हुई, डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। तो 1922 में एक घटना होती है जिसका नाम होता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड गोरखपुर के बाजार पर एक घटित होती है, जहां पर शाम के समय लगभग 3-4 बजे के लगभग पुलिस वालों ने कुछ इनोसेंट पीपल को मारते हैं। वहां के लोग नाराज हो जाते हैं और जा करके पूरी चौकी को ही आग लगा देते हैं, और इसका नाम पड़ गया चौरी चौरा। और बहुत सारे लोग अंग्रेज इससे, हालांकि उनके अंदर एक थोड़ा डर भी हुआ था कि अगर इस तरह की घटनाएं इंडिया में होती रही तो ज्यादा दिन तक हम यहाँ नहीं रह पाएंगे वगैरह, इस तरह की बात हुई। 1925 में काकोरी कांड हुआ, या मैं इसे कह दूं ट्रेन इंसिडेंट मैटर हुआ, और इसमें ट्रेन लूटी गई, और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा जुड़ा है। आपके सिलेबस में 1925 नहीं है। अब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा साइमन कमीशन, तो पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुई था, और ये लेजिस्लेटिव इंपीरियल से इसकी गठन हुई, और ये यहाँ पर आया था सुधार के लिए। साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन को भेजा गया था कि जहां भारत में कुछ ऐसी इनोसेंट चीजें चल रही हैं उस पर आप जाकर के कुछ रिफॉर्म करें। लेकिन जैसे ही आता है तो यहाँ के लोगों ने इसके अपोज करते हैं। वो कौन थे आपको पता है, अभी हम डिटेल से बताऊंगा। लाला लाजपत राय, और इसके बाद उन्होंने अपोज करते 1928 में भारत पहुंचता है, ये याद रखना 1928 में भारत पहुंचता है, और इसे कहा जाता है कि साइमन गो बैक, आप वापस जाइए, हम इसको नहीं लागू होने देंगे कानून को। तो भाई साहब क्यों नहीं लागू होने देंगे, तो बात ये आई कि इसमें जब आप ये संविधान बना रहे थे तो इस संविधान को बनाने में हमारा भारतीय एक भी बंदा शामिल नहीं था, और अगर इसको हम लागू कर देते हैं तो क्या पता ये रॉलेट एक्ट की तरह हो कि बिना कोई दलील, बिना कोई वकील, और बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई क्राइम के आप लेकर के जेल में डाल दें, 2 साल आपकी सुनवाई भी नहीं हो। तो इस तरह से सर जॉन साइमन को पुरजोर विरोध किया गया और कहा कि साइमन आप वापस चले जाइए। ये बात चल रही थी उनके पास इस तरह से, ठीक है। अब 1928 के बाद लाहौर कांग्रेस सेशन में, लाहौर कांग्रेस सेशन होता है
जहां पर दिसंबर 1929 को सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और इस तरह से उन्होंने पहली मांग रखी। गांधी जी और सारे लोगों ने इस बात को समझा और जब उन्होंने मांग रखी तो भारतीय लोग स्वराज का मतलब समझे, स्वराज क्या है। और इसके बाद जब लॉर्ड इरविन साहब समझ गए, लॉर्ड इरविन थे इस समय, लॉर्ड इरविन ने देखा कि भारतीयों के अब मुंह खोलने लगा, इनके विकास ज्यादा होने लगा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने साल्ट पर टैक्स लगा देते हैं। साल्ट एक बेसिक चीज होती है, नमक पर टैक्स लगाना। इसके बाद यहीं पर जब गांधी जी ने 11 डिमांड की मांग करते हैं और डिमांड जब पूरी नहीं होती है तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर देते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं और इसे हम सीडीएम के नाम से भी जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये मैटर बहुत विशाल हो जाता है। कितने किलोमीटर साबरमती आश्रम से गुजरात कोस्टल जाते हैं और वहां पर नमक पर लगे टैक्स को वहां पर खत्म करते हैं। इसके बाद बात चल रही थी कि 1931 को एक इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी का इरविन के साथ समझौता होता है। बहुत सारी बात रखी जाती है और उनमें से कुछ बातें उनकी मानी जाती है। लेकिन 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को शामिल किया जाता है। बी आर अम्बेडकर ने जहां मांग रखी जाती है कि वी आर द हरिजन और हमें भी कोई फायदा और मिलना चाहिए, तो कंस्टिट्यूएंसी के रूप में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। गांधी जी ने कहा हरिजन का मतलब हरि के पुत्र अर्थात भगवान के पुत्र, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है हरिजन ही साफ सफाई के लिए होता है। गांधी जी ने भी टॉयलेट साफ करके ये पैगाम देते हैं कि हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर की बड़ी बड़ी समरी। हालांकि इसमें बहुत सारी मैंने चीजें छोड़ा है, हिंदू मुस्लिम क्लैश होता है, लिबरलिज्म भी आता है और इसमें अवध मैंने छोड़ा है बाबा रामचंद्र को, और मैंने गोरिल्ला ऐप भी छोड़ा, गोरिल्ला आंध्र प्रदेश का जो एलूरी सीतारमन राजू, और 1924 में उनको फांसी दी जाती है और वह फॉक हीरो बनते हैं। बहुत सारी बातें इसमें थी, अभी शामिल थी, लेकिन हम अगले वीडियो में देखेंगे जब मैं डिटेल समझाऊंगा। तो ये आपकी एक बड़ी बड़ी समरी रही और बहुत ही इंटरेस्टेड होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री जब आपको डेट आती है तो बहुत ही आसान होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे समझ में होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।